नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के फर्स्ट क्लास में। अगर आप अभी तक ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं तो आज से स्टार्ट कीजिए हमारे साथ। आज से हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? शुरू से पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी। कुछ भी आप नहीं पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं, आज से स्टार्ट कीजिए हमारे साथ जुड़ करके। इसमें हम बताएंगे आपको भूगोल ज्योग्राफी का डिफिनेशन बताएंगे, ठीक है? चैप्टर 1 है, उसके बाद आपको भूगोल यानी कि भूगोल का पिता कौन है, सारे को अच्छे तरीके से क्लास में ही याद करने का प्रयास करेंगे। तो आप सब ध्यान से देखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज्योग्राफी का डिफिनेशन देखिए, ज्योग्राफी क्या है? देखिए ज्योग्राफी भूगोल, ठीक है? भूगोल एक ऐसी, ध्यान से देखिएगा आप लोग। भूगोल भूगोल एक ऐसी स्वतंत्र विषय है जिसमें महाद्वीप, महासागर, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि विषय पर अध्ययन किया जाता है, उसे भूगोल कहा जाता है, ठीक है? देखिए भूगोल ज्योग्राफी 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 पे अगर आप खंडन कीजिएगा जी और ओ आएगा, ठीक है? देखिए ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए आप जियो मतलब होता है पृथ्वी, जियो मतलब पृथ्वी होता है, ठीक है? उसके बाद ग्राफी मतलब वर्णन करना, ठीक है? दोनों मिलकर के आपको पृथ्वी का वर्णन हो जाएगा, ठीक है? ज्योग्राफी दोनों मतलब होगा पृथ्वी का वर्णन, ज्योग्राफी मतलब पृथ्वी का वर्णन। देखिए इसमें महाद्वीप, महासागर, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय दर्शन, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। टोलमी के अनुसार देखिए, टोलमी के अनुसार भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी को स्वर्ग के रूप में देखा जाने वाला एक स्वतंत्र विषय है। उसके बाद हेम्स के अनुसार देखिए, ठीक है? हेम्स के अनुसार क्या हो जाएगा? भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य के रहने वाले सभी भूभागों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? भूभागों का, रहने वाले सभी भूभागों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल का पिता देखिए, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? देखिए आपको भूगोल का पिता, प्राचीन पिता पूछेगा आपको एग्जाम में, तो आपको हिरेटियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेकेटियस, ठीक ना? हेकेटियस आपको हो जाएगा। और यानी कि पुराना, कि आपको भूगोल का पिता पूछे जाएगा तो आपको इरेटोस्थनीज हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको प्राचीन पूछे जाएगा तो हेकेटियस हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, भूगोल का पिता पूछा जाएगा तो क्या होगा? इरेटोस्थनीज हो जाएगा, ठीक ना? इरेटोस्थनीज आपका हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए आपको, ठीक है? नेक्स्ट है आपको भारत संसाधन एवं उपयोग, खंड का चैप्टर 1 है संसाधन। देखिए संसाधन क्या है, इसका डिफिनेशन देखिए, ध्यान से देखिए, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ध्यान से अगर देख लीजिएगा आप तो देखिए संसाधन क्या होते हैं। संसाधन संसाधन उपयोग में आने वाली सभी वस्तु संसाधन कहलाती है, ठीक है? उपयोग में आने वाली कुछ भी वस्तु है वो आपको संसाधन कहलाते हैं। से आप कोई भी वस्तु का उपयोग करते हैं वो सभी आपको संसाधन कहलाते हैं, ठीक है? उपयोग में आने वाले सभी वस्तु संसाधन कहलाते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था, ठीक है? संसाधन के प्रकार देखिए, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार की होती है, जैव संसाधन एक होती है, अजैव संसाधन होते हैं। देखिए जैव संसाधन का डिफिनेशन देखिए क्या होती है। जैव संसाधन ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इसमें सजीव की सभी लक्षण मौजूद होती है, जैसे कि मनुष्य, गाछ वृक्ष एवं अनेक पशु। ये आपको जैव संसाधन की श्रेणी में आ जाते हैं। अजैव संसाधन, इसका उल्टा कर दीजिए, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, ठीक है? उसमें सजीव हो जाएगा, जैव में सजीव वस्तु का हो जाएगा। इसमें आपको निर्जीव वस्तुओं का जो है ना, निर्जीव वस्तुओं का समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। निर्जीव वस्तुओं की श्रेणी में आपको चट्टान, खनिज, धातु ये सभी क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन की श्रेणी में हो जाएगा, ठीक है? फिर से इसका डिफिनेशन देखिए, जैव संसाधन क्या होते हैं, ठीक है? जैव संसाधन क्या होते हैं? देखिए जैव संसाधन
ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैवमंडल से होती है। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होती है। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होती है। सजीव आपको देखिए मनुष्य सजीव, गाछ वृक्ष एवं अनेक पशु सजीव हो जाएगा। अजीव संसाधन, इसमें निर्जीव वस्तुओं का समूह होते हैं। इसमें निर्जीव वस्तुओं का समूह को लिया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? अजीव संसाधन कहा जाता है। इसमें निर्जीव वस्तुओं की श्रेणी में आपको आ जाएगा चट्टान, खनिज, धातु, या आपको निर्जीव वस्तु की श्रेणी में आ जाएगा। उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन, ठीक ना। अजैव संसाधन चट्टान, खनिज, धातु अजैव संसाधन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर आपको पूछा जाएगा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है? उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। और नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? देखिए इसका डिफिनेशन ध्यान से देखिएगा। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जल विद्युत को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वन्य एवं प्राणी इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। और नवीकरणीय संसाधन देखिए, और नवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने पर पुनः हम प्रयोग नहीं कर सकते, उसे क्या कहा जाता है? और नवीकरणीय संसाधन। तो वैसे संसाधन जिसका प्रयोग एक बार करने के बाद पुनः हम प्रयोग में नहीं ला सकते, उसे क्या कहा जाता है? और नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, ठीक है। और नवीकरणीय संसाधन इसको पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। जैसे जीवाश्म ईंधन को एक बार प्रयोग करने पर पुनः इसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ईंधन को एक बार प्रयोग करने से पुनः इसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे बैटरी को एक बार प्रयोग करने पर दोबारा इसको नहीं ला सकते हैं। जैसे कोयला देख लीजिए, कोयला को एक बार प्रयोग करने पर दोबारा इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपको इस तरीके से प्रश्न रहेंगे कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा। जिसे नवीकरणीय संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये आपको एग्जाम्पल में पूछा जाएगा। नवीकरणीय संसाधन का इनमें से कौन सा है? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत एवं अन्य प्राणी जो है ना, ये क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः हम प्रयोग में नहीं ला सकते, उसे क्या कहा जाता है? और नवीकरणीय संसाधन। इसका क्या हो जाएगा डिफिनेशन? और आपको पूछा जाएगा और नवीकरणीय संसाधन इनमें से कौन सा है? आपको जीवाश्म ईंधन, बैटरी, कोयला और नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ज़्यादातर आपको कोयला पूछा जाता है। कोयला कौन सा संसाधन? आपको क्या बताना? कोयला और नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ध्यान से देख लीजिएगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल ज़्यादातर एग्जाम में रहता है, ठीक ना। एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिएगा ठीक से। उसके बाद नीचे देखिए इनमें से कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। पुनः प्राप्त नहीं होता है, एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाती है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाती है। एक बार उपयोग होने के बाद ये समाप्त हो जाती है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। नीचे देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में संसाधन को बांटा गया है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए व्यक्तिगत संसाधन क्या होती है? इसमें किसी खास व्यक्ति का योगदान होती है, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन का डेफिनेशन देखिए, वैसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होते है, उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मकान भूमि पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होती है, मोटरसाइकिल पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होती है, उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने पर फोकस कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि क्लास में ही याद हो जाए। देखिए इसका डिफिनेशन, व्यक्तिगत किसी खास व्यक्ति का नाम आता है, ठीक है। व्यक्तिगत वैसे संसाधन जिस पर किसी
किसी एक व्यक्ति का अधिकार होते हैं, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मकान, भूमि, मोटरसाइकिल, इस पर किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार होती है। उसके बाद सामुदायिक संसाधन, देखिए सामुदायिक आपको नाम सुनने ही से इसमें आता है कि समुदाय किसमें लोग होते हैं। सामुदायिक संसाधन का डेफिनेशन देखिए, सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जिस पर एक समुदाय के सभी व्यक्तियों का अधिकार होते हैं, जिस पर समुदाय के सभी व्यक्ति का अधिकार होते हैं, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे विद्यालय, मंदिर, मस्जिद, मदरसा, इस पर समुदाय के सभी व्यक्तियों का अधिकार होते हैं, ठीक है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इसी डिफिनेशन देखिए, सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं, वैसे संसाधन जिस पर एक समुदाय के सभी व्यक्तियों का अधिकार होती है। जैसे विद्यालय पर सभी व्यक्तियों का अधिकार होते हैं, मंदिर में सभी व्यक्ति का योगदान होती है, सभी व्यक्ति पूजा करने के लिए जाता है, बहुत सारा व्यक्ति का योगदान होती है। उसके बाद मस्जिद में बहुत सारा व्यक्ति का योगदान, मदरसा में बहुत सारा व्यक्ति का योगदान होते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, देखिए राष्ट्रीय संसाधन का डेफिनेशन वैसे संसाधन जिस पर एक राष्ट्र के सभी व्यक्ति का अधिकार होती है, उसी राष्ट्रीय संसाधन कहती है। इस पर देखिए सचिवालय, राष्ट्रीय भवन, इस पर राष्ट्रीय के सभी व्यक्तियों का अधिकार होती है, ठीक है, राष्ट्र के सभी व्यक्तियों का अधिकार होते हैं। वैसे संसाधन जिस पर राष्ट्र के सभी व्यक्तियों का अधिकार होती है, उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे सचिवालय, राष्ट्रीय भवन, ठीक है। उसके बाद है आपको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय वैसे संसाधन जिस पर संपूर्ण विश्व का अधिकार होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहती है। जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, महाद्वीप महासागर, क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय वैसे संसाधन जिस पर संपूर्ण विश्व का अधिकार होती है, संपूर्ण विश्व का अधिकार होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपको यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, महाद्वीप महासागर। विकास के आधार पर संसाधन 4 भागों में बांटा गया है। नीचे देखिए इसका, विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। विकास के आधार पर आपको पूछा जाएगा कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इस चैप्टर से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटे। संभाव्य संसाधन देखिए 4 भागों में बांटा गया, संभाव्य, विकसित, भंडार, संचित कोष संसाधन, ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। संभाव्य संसाधन क्या हो जाएगा, संभाव्य संसाधन, इसका डिफिनेशन देखिए, वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, क्या होते हैं, विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, ठीक है, उपयोग में लाने की इसकी संभावना होती है। जैसे हिमालय क्षेत्र की खनिज, राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र की पवन और सौर ऊर्जा का विकास, ठीक है, तो इसमें संभावना होती है। उसके बाद विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिसको विशेष गुणवत्ता एवं मात्रा के आधार पर उपयोग में लाए जाते हैं, विशेष गुणवत्ता एवं मात्रा के आधार पर इसको उपयोग में लाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहा जाता है। विकसित संसाधन आपको जैसे कोयले में सबसे उच्चतम कोटि का कोयला आपको क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइड हो जाएगा। आपको एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है, आपको क्या बताना, एंथ्रासाइड सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा, उच्चतम कोटि का कोयला क्या हो, एंथ्रासाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे देखना है आपको भंडार संसाधन, ठीक है। भंडार संसाधन क्या है, भंडार संसाधन आपको वैसे संसाधन जो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ है। जैसे कि भंडार संसाधन, जैसे कि जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक, जिनमें ऊर्जा उत्पादन की असीमित क्षमता होती है, ऊर्जा उत्पादन की क्या होती है, असीमित क्षमता होती है इसमें भंडार संसाधन में। उसके बाद आपको संचित कोष संसाधन क्या है, देखिए संचित कोष संसाधन वैसे संसाधन जिससे विशेष वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग में लाया जाता है, तकनीकी के माध्यम से इसको प्रयोग में लाया जाता है, उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। संचित कोष में आपको नदियाँ पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करना संचित कोष संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नदियाँ पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करना संचित कोष संसाधन है, ठीक है। उसके बाद आपको महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य में आपको हो जाएगा प्रसिद्ध
इधर आपको इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए हम बताते हैं आपको। प्रसिद्ध 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 भूगोलविद जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। देखिए आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक ना? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना? क्या है? वीवीआई प्रश्न है, ये आपको ध्यान से देखिएगा। संसाधन होते नहीं बनते किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था, ठीक है? ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है? उसके बाद आपको नीचे है, नीचे देखिए, नीचे क्या है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपको है नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर से संबंधित है, और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। देखिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, आपको क्या बताना है? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? मेघा पाटेकर से संबंधित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया, आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है? ये इसको वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। उसके बाद है आपको संसाधन किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक एवं सामाजिक मेरुदंड है। उसके बाद आपको है नीचे देखिए, विश्व में जापान एक ऐसा देश है जो संसाधन में काफ़ी गरीब है, लेकिन फिर भी तकनीक का प्रयोग करके आज विकसित देशों की श्रेणी में आ गए है, ठीक है? विकसित देशों में आगे बढ़ा है, ठीक है? विकसित देशों में यानी कि आगे ये बढ़ा है जापान। उसके बाद आपको है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, देखिए अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। 200 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है? उसके बाद नीचे देखिए, पर्यावरण एवं वैश्विक सम्मेलन, ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण एवं वैश्विक सम्मेलन, देखिए आपको यहाँ पे सर्वप्रथम सन 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों की वकालत करके गांधी जी के विचारों को सुमोर की पुस्तक स्मेल इज ब्यूटीफुल में प्रकाशित किया। किस में प्रकाशित किया? स्मेल इज ब्यूटीफुल में प्रकाशित किया, ठीक है? उसके बाद एक प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को हमेशा मनाया जाता है, ठीक है? 5 जून को मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। विश्व पर्यावरण दिवस आपको पूछा जाएगा कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से आपको पूछा जाएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ और कहाँ पर आयोजित हुआ था, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन हुआ था इसका 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है? रियो डी जेनेरो में हुआ था। सहभागिता, इस सम्मेलन में 178 देशों ने भाग लिया था। मुख्य विषय इस सम्मेलन में
ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता इत्यादि शब्दों पर विचार किया गया था। ठीक है, किस किस पर विचार किया गया था? आपको इसमें पूछा है कितने कितने देश इसमें भाग लिया था? 178 देशों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता इत्यादि शब्दों पर विचार किया गया था। द्वितीय सम्मेलन क्या होती है? द्वितीय सम्मेलन देखिए द्वितीय सम्मेलन, आपको द्वितीय सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को न्यूयॉर्क में हुआ था। आपको पूछा जाएगा कि द्वितीय सम्मेलन कहाँ जो है कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में हुआ था। विशेषता, यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 5 वर्षों के बाद हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है, ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के कितने वर्ष बाद हुआ था? 5 वर्ष के बाद हुआ था। ठीक है, आपको पूछा जाएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के कितने वर्ष बाद द्वितीय सम्मेलन हुआ था? 5 वर्षों के बाद हुआ था। कितने वर्षों के बाद? 5 वर्षों के बाद हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको है +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में हुआ था। 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को यह आयोजित हुआ था। और विशेषता, यह द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के 10 वर्षों के बाद हुआ था। ठीक है, कितने वर्षों के बाद? 10 वर्षों के बाद हुआ था। परिणाम, इस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। यह असफल रहा। क्या रहा? ये असफल रहा। ये सफल नहीं रहा। ठीक है, असफल हो गया तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन क्या है? ध्यान से देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योटो सम्मेलन आपको पूछा जाता है। क्योटो सम्मेलन क्या है? देखिए, क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था दिसंबर 1997 ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। यह जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था। देखिए, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। देखिए, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 1997 में हुआ था। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कहाँ पर, इसमें किन गैसों का यानी कि रिसाव हुआ था। आपको इनमें ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में आयोजित, और आपको इसमें पूछा जाएगा किस शहर में आयोजित हुआ था? क्योटो शहर में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। ठीक है, उसके बाद सहभागिता, इस सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया था। इसमें आपको पूछा जाएगा कितने देश इसमें भाग लिए थे? क्या बताना आपको? 159 देशों ने भाग लिए थे। ठीक है, कितने देशों ने भाग लिए थे? 159 देशों ने भाग लिए थे। उसके बाद आपको मुख्य बिंदु, इसमें 6 गैसों का रिसाव हुआ था। ठीक है, इसमें 6 गैसों का रिसाव हुआ था। 6 गैस, वो कौन सी गैस है वो आपको पूछा जाएगा। CO2, मीथेन, N2O, HFC क्या है? फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण पर अत्यंत संकट पर विचार किया गया था। ठीक है, विचार किया गया तथा इनके उपयोग से कम करने, ठीक है, इनके उपयोग कम करने पर सहमति जताई गई। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा कौन से गैस का इसमें रिसाव हुआ था। आपको ये गैस आपको याद रखना है। ठीक है, 6 गैसों का इसमें रिसाव हुआ था। CO2, मीथेन, N2H, HFO, फ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड। ठीक है, इन 6 गैस को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है आपको अन्य नाम, इसे मंत्री स्तरीय सम्मेलन, विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पूछे जाएगा, इसमें मंत्री स्तरीय सम्मेलन, विश्व पर्यावरण
विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। क्योटो सम्मेलन में आपको पूछा जाएगा क्योटो सम्मेलन को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, क्लास में ही याद हो गया होगा। इसमें प्यारे बच्चों हम ये भी बताएंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को पर भी फोकस किए, जो कि आपको एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो भी बिंदु हम आपको अच्छे तरीके से बताए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।